Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. And this is aptitude test number 19 and today is 19th of May 2020. Right. So welcome back once again. Right. So this is the time to evaluate about your preparations. Right. So the first section is current affairs section. Second section is बोलिएगा जल्दी से जर्नल साइंस सेक्शन. थर्ड वन Hindi, fourth one English, and fifth one mathematics. Right. So in a very short of time, only 20 minutes. Right. So give me only 20 minutes for me and evaluate about yourself. Right. So the question number one is in front of you. Right. So question number one, please read it carefully and answer this question. Right. Vardla Solar Park is located in which state? वर्ला सौर पार्क किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात. जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का आपके पास में टाइम है. ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले इसका सही आंसर है आपका राजस्थान. कहां है इसका सही आंसर? राजस्थान. याद रखेंगे सभी लोग. कहां पर है? भड़ला सोलर पार्क राजस्थान में है, जो कि आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है. जहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्या बोलते हैं, सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया की तरफ से इसको सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया है, जो कि 14,000 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है. सबसे बड़ी बात. और दूसरी बात मैं अगर इसमें बात करूं तो ये 2245 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन करने वाला एकमात्र हमारा ऐसा प्लांट है. इससे पहले हमने देखा था कि गुजरात में भी इसी तरीके से एक बड़ा प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया था. इसलिए हमें याद रखना है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां है? वो हमारे इंडिया के राजस्थान के भड़ला में स्थित है. ठीक है, चलेगा. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और जल्दी से आप रेडी रहिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए. राइट. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है यहाँ पर. राइट. तो देखेंगे आप. ओके. So this is question number second. In May 2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced raising the foreign direct investment (FDI) limit to the defense sector under the automatic route from 49% to how much percent? मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? जल्दी से 5 सेकंड का आपके पास टाइम. ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 61, ऑप्शन नंबर सी 69, ऑप्शन नंबर डी 74. ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है 74. FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसके तहत कोई भी विदेशी कंपनी सबसे पहले क्या कर सकती है? भारत में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है. अगर मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर में, दैट मींस रक्षा मंत्रालय में जो प्रोडक्शन होता था किसका? ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज का, तो उसमें जो फॉरेन FDI के लिए जो प्रोविजन था वो 49% में था. लेकिन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर दोनों के पर्सनल सहयोग से अब इसको बढ़ा के 49% 74% कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है, जिससे राजनाथ सिंह ने इस पर खुशी जताई है, क्योंकि ये सारा का सारा काम मेक इन इंडिया के थ्रू ही होने वाला है, जिससे हमारी देश की जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, वो मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी. और हम कह सकते हैं कि निकट भविष्य में भारत भी बहुत सारे क्या हथियारों का क्या करने वाला है? एक्सपोर्ट करने वाला है. ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है. ये कितना कर दिया गया है? 49% से 74%. राइट. चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आप. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. राइट. तो देखिएगा यहां पर क्या है आपके पास. हु इज द प्रेजेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर? वर्तमान देश के मतलब भारतीय देश के वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन नंबर बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन मुंडा. केवल 5 सेकंड का टाइम आपके पास है. जल्दी से एवैल्यूएशन करके अपने आप को आंसर कीजिए. ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी. याद रखेंगे हम अर्जुन मुंडा. याद रखेंगे अर्जुन मुंडा
इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट टाइम। हमारी भारतीय सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर मिला हुआ है? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, दैट मींस जनजातीय मामले, क्योंकि ये भी जनजातीय इलाके से आते हैं, ये झारखंड से ताल्लुक रखते हैं और ये भी जनजातीय प्रजाति के ही एक सदस्य हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा का इसलिए भी नाम इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ये 2010 से 2013 मतलब 2010 से 2013 के बीच में झारखंड के क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। झारखंड की आप लोगों को कैपिटल पता होनी चाहिए रांची, और झारखंड से ही बिलोंग करते हैं अपने इंडिया के कौन? जो कैप्टन कूल रहे हैं जिनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इससे पहले पता है कि झारखंड बिहार से बना हुआ राज्य है। याद रखेंगे जो हम 2000 में जिनका गठन हुआ था, पहले 2000 में हमारे केवल 25 राज्य थे, 25 राज्य, लेकिन 2000 में आपके 3 नए राज्यों का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है ना, चलेगा, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और आप इसका आंसर करेंगे जल्दी से, राइट। चलिएगा, देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज विद विच गेम इज नारंग कप एसोसिएटेड? राइट, नारंग कप। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, तो इसका सही आंसर है आपका बैडमिंटन, राइट। क्या है इसका सही आंसर? बैडमिंटन। जो नारंग कप है वो बैडमिंटन से एसोसिएट करता है, लेकिन मैं कुछ फेमस कप्स के नाम आपको बताना चाहूंगा। जो फुटबॉल में आपने सुना होगा, सबसे पहले तो ओलंपिक्स में खेलते हैं, इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए रियल मैड्रिड, और आपने देखा होगा जो मेसी का जो किससे खेलता था, आप लोगों ने देखा है, स्पेन की जो एक टीम वो है, तो देखा आप लोगों ने बहुत सारे। ये आपका जो फीफा हो गया, इसके अलावा अगर अपनी इंडिया में बात करें हम, तो आपने देखा होगा इंडिया में आपकी संतोष ट्रॉफी, इसके अलावा जो कलिंगा ट्रॉफी, ये सारी की सारी जो फेमस ट्रॉफी, इसके साथ में डूरंड कप, ये सारे के सारे आपके फुटबॉल से रिलेटिंग में है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, तो क्रिकेट में आप लोगों ने पढ़ा है आईसीसी वर्ल्ड टूर्नामेंट, राइट, वनडे, T20 और द टेस्ट सीरीज, दैट इज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फ्यूचर ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट, राइट। द सेकंड में अगर आप इंडिया में बात करें तो ईरानी ट्रॉफी होती है, वो भी आपके किससे? क्रिकेट से रिलेटिंग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कप है, वो भी आपका किससे रिलेटिंग है? अगर हम बात करें तो आपका क्रिकेट से रिलेटिंग है। एशिया कप है, वो भी आपका किससे रिलेटिंग है? आपका याद रखेंगे हम, क्रिकेट से रिलेटिंग है। आगे हम बात करें तो बैडमिंटन में अगर हम आते हैं, तो बैडमिंटन में एक तो आपने देख लिया नारंग कप, ठीक है, एक आपका दूसरा होता है VWF चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, राइट, ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट, ये भी आपका बैडमिंटन से ही रिलेटिंग में है। इसके अलावा मैं बात करूं तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से रिलेटिंग है, और एक आपका सुदीप मान भी आपका जो कप है वो भी आपका बैडमिंटन से ही रिलेटिंग में है। अगर मैं बात करूं हॉकी की, तो हॉकी में सबसे पहले बात आती है, तो आपने देखा ओलंपिक्स में खेलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगा कप, कॉपी आपका देखा है आपने, बहुत स्पेशल आपका एक है आगा कप जो काम चलता है। एक आपका महाराणा रंजीत सिंह कप भी आपका बहुत फेमस, जो आपका क्या है, जो आपका हॉकी के लिए चैंपियनशिप अपने इंडिया में लगातार होती रहती है, ठीक है। चलेगा, हम तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है हिंदी का, राइट। तो दिस इज द टाइम टू इवैल्यूएट अबाउट योर प्रिपरेशंस रिगार्डिंग विद हिंदी, राइट, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए उपत्यका, ऑप्शन नंबर बी आदित्यका, ऑप्शन नंबर सी धरातल, ऑप्शन नंबर डी शिरोमणि। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका आदित्यका। याद रखेंगे आप, जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि कहलाती है वो आदित्यका कहलाती है। बेसिकली अधि मतलब क्या होता है? नीचे का, लेकिन आप याद रखेंगे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका कहलाती है, और पर्वत के नीचे की समतल भूमि आपकी उपत्यका कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका। उप मतलब बेसिकली ऊपर होना चाहिए, लेकिन आदित्यका क्या कहलाती है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका, पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका। धरातल मीन्स जमीन होता है, भू होता है, पृथ्वी होता है। शिरोमणि जो सभी में अलंकृत मतलब सबसे ऊपर,
तो आपने देखा इसका सही आंसर है आदित्य का, लेकिन एक और याद रखना है, पर्वत के नीचे की समतल भूमि, तो इसका आंसर हम याद रखेंगे उपत्यका। ठीक है, चलेगा, हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके में आया हुआ जो कई बार पूछा जाता है, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी सखा सुखलाल, ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद निरंजनी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका सही आंसर है लल्लू लाल। जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल ने लिखी है। सदा सुखलाल की जो आपकी रचना आती है वो बहुत फेमस है, सुख सागर। याद रखना, सुख सागर, सदा सुखलाल, प्रेम सागर, लल्लू लाल। सदल मिश्र की एक रचना हिंदी में बहुत पूछी जाती है जिसका नाम है नासिकेतोपाख्यांश। क्या नाम है? नासिकेतोपाख्यांश। और एक आपकी राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है वो भी बहुत पूछी जाती है, भाषा काव्य वशिष्ठ। याद रखिएगा, भाषा काव्य वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की। और ये हिंदी गद्य भाषा के प्रौढ़ गद्य लेखक, सब सर्वप्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। किनको? राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी गद्य भाषा के प्रौढ़ प्रथम कवि के रूप में, प्रथम लेखक के रूप में भी जाना जाता है राम प्रसाद निरंजनी को। इनकी जो फेमस रचना है वो कौन सी है? भाषा काव्य वशिष्ठ, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यांश, लल्लू लाल प्रेम सागर, सदा सुखलाल सुख सागर। चलेगा, अब हम आपका इवैल्यूएशन कराते हैं इंग्लिश में, आप किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एंड द सेंटेंस इज इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, राइट। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आपको दिए गए वाक्य में क्या बताना है? फिगर ऑफ स्पीच अलंकार बताना है, अखंडता ही चरित्र की रीढ़ है। ऑप्शन नंबर ए सिमिली, ऑप्शन नंबर बी मेटाफोर, ऑप्शन नंबर सी अपॉस्ट्रोफी, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीमोरन। 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है मेटाफोर, राइट। मतलब यहां पर अखंडता को कंपेयर कराया जा रहा है चरित्र की रीढ़ की हड्डी से। तो यहां पर आपका कंपेयर हो रहा है और कंपैरिजन वाले वर्ड्स नहीं आ रहे, ना एज आया, ना लाइक आया, ना सेम आया। तो आप देखते हैं जब किसी का कंपेयर कराया जाए और कंपैरिजन वाले वर्ड्स आते हैं तो वहां पर जो आपका एज लाइक समझ में आ रहा है तो वहां पे वो सिमिली होता है। लेकिन कंपैरिजन किया जाए विदाउट एनी कंपेयरिंग वर्ड्स, देन that sentence will show the figure of speech that is called metaphor. What is called metaphor, right? चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड एडजेक्टिव ऑफ असेंट, राइट। असेंट तो सुना होगा आपने। असेंट मतलब देखा आपने, सबसे पहले असेंट का मीनिंग आपको समझना है। असेंट का मीनिंग होता है स्वर होता है, बलाघात होता है, आपने सुना होगा योर असेंस, योर क्या बोल सकते हैं, मैं अगर एक सिंपल सी बात करें तो योर असेंचुएशन ऑफ द वर्ड्स इज नॉट प्रॉपर, इज नॉट अप टू मार्क। दैट मींस आपने सुना होगा, ओके, असेंट ऑफ इंग्लिश, असेंट ऑफ एनी ग्रामर ऑफ एनी ऑफ द लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर असेंट का मीनिंग स्वर और बल से है, तो इसका हमें एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए असेंचुएट, असेंचुअल, असेंचुएटेड, असेंचुएशन। जल्दी से, असेंट कौन सा वर्ड है आपका? याद रखेंगे हमें कौन सा वर्ड है आपका? वर्ब फॉर्म में है। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, असेंचुअल। जो एडजेक्टिव है असेंट का वो आपका असेंचुअल होगा, मतलब स्वराघातित। समझ में आ रहा है? बलाघातित, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं असेंचुएट और असेंचुएटेड, ये दोनों की दोनों आपकी वर्ब है। आपकी मैं बात करूं तो प्रेजेंट में और ये आपकी पास्ट फॉर्म में वर्ब दी गई है। असेंचुअल आपका एडजेक्टिव है और असेंचुएशन दिस इज नाउन। क्या है आपका? नाउन है आपका। क्या है? नाउन मतलब संज्ञा, एडजेक्टिव मतलब विशेषण और वर्ब मतलब क्रिया। तो आप याद रखेंगे असेंट भी एक वर्ड है, असेंचुएट भी वर्ब है, असेंचुएटेड भी आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, असेंचुअल एक आपका एडजेक्टिव है और असेंचुएशन आपका क्या है? नाउन है, राइट। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? असेंचुअल, राइट। चलेगा, हम अब आपके आते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। एंड द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ हेक्सागोनल?
षटभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। जल्दी से इसका सही आंसर आपको केवल और केवल 10 सेकंड में फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें अधिकतर बच्चों ने सही निकाल दिया होगा। उसका सही आंसर है 9। सबसे पहले तो आप लोगों के पास में दो पैटर्न है, ओके, जो आप लोगों ने यूज किए होंगे। मैं बताता हूं किस तरीके से, राइट। यहां पर मैं दिखाता हूं, ओके ओके। तो एक तो आप सबसे पहले क्या बना लें, हेक्सागन बना लें, राइट, बना लिया हमने। अब हेक्सागन में मैं इसको क्या कर लेता हूं, एक दूसरा कलर ले लेता हूं, राइट, ओके। अब देखिएगा डायगोनल क्या होता है, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, राइट। अगर मैं 3 हो गया ना, 3 काउंट करते जाइएगा, 4 5 6, राइट, 7 8 और 7 8, 1 मोर, 7 8 9। These are the total number of diagonals that I can draw in a hexagonal, that is 9। एक तो ये तरीका। लेकिन अगर आप मान लो एक पॉलीगन में, जब तक ये तो आपका इजी था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जैसे ही आपकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो आपके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रख लेना है और आप कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर, अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, मतलब सभी विकर्णों की संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज NC2 माइनस n, राइट। अब NC2 क्या है आपका? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आप लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, राइट, माइनस n, ओके। अब फैक्टोरियल n कैसे ब्रेक होगा, n होगा n माइनस 1 होगा और फैक्टोरियल में लिख दो n माइनस 2, तो अपॉन कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 तो क्या होगा 2 इंटू 1, और ये आपका फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n, तो n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल आउट। तो आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला याद कर लें, या तो ये पैटर्न NC2 माइनस n से, और कॉम्बिनेशन में जो आपको 11th एंड 12th में आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय में अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज जो डायरेक्टली फॉर्मूला आपका बन के रेडी हो गया वो आप समझेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बन गया n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n, राइट। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, सभी विकर्णों की संख्या किसी भी पॉलीगन में, किसी भी बहुभुज में। तो आपको पता है यहां पे क्या था, पॉलीगन हेक्सागोनल है, इसमें कितनी साइड्स होती हैं, हेक्स पढ़ाया था ना, कार्बन काउंटिंग पढ़ी है, कितनी होती है, 6 होती है, राइट। तो आप 6 करें, 6 माइनस 1 अपॉन 2 करें माइनस 6, तो आपने देखा 6 बचेगा, 2 से 6 कितने टाइम जाएगा, 3, तो 3 6 में से बन गया कितना आएगा 5, तो 3 इंटू 5 माइनस 6, 5 3 15, 15 में से 6 का कितना बचा 9, तो आपका आंसर आ गया। तो देखिए शायद छोटे आपके जो पॉलीगन है उनमें तो आप ड्रॉ करके कर सकते हो, लेकिन जब शायद काउंटिंग 10 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, तो कैसे करोगे? सबसे बेस्ट तरीका NC2 माइनस 1, NC2 माइनस n, और n माइनस 1 अपॉन 2 minus n. This is the formula that you can use for finding out the total number of diagonals that you have to draw in any polygon. किसी भी बहुभुज में अगर आपको सभी विकर्णों की संख्या निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n, और n क्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक है। चलेगा, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आ गए हैं मैथमेटिक्स पोर्शन के, और लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहां पर ए आपके पास रहा लास्ट क्वेश्चन, राइट। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 is 9, then find the mean of last 3 observations। यदि प्रेक्षणों x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 10 and 1/3, ऑप्शन नंबर बी 10 and 2/3, ऑप्शन नंबर सी 11 and 2/3, एंड ऑप्शन नंबर डी 11 and 1/3। जल्दी से आपके पास पूरे 20 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 and 1/3, राइट। अभी आएगा कैसे, यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो समझना है हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम इनको लिख लें क्या हमारे पास में, क्योंकि आप अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, अगर मैं बात करूं समांतर माध्य का फॉर्मूला, बोलो जल्दी से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पदों की संख्या तो पता चल गई हमें 5 है। इन सभी का टोटल करना है, तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10, और आपको माध्य की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, मतलब अर्थमेटिक मीन 9 दे रखा है। तो आप सोचिए 9 इज इक्वल टू, देखें हम तो x और x 2x 3x 4x 5x, तो 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 और 5 8 8 7 15 15 और 10 कितना होता है 25, अपॉन कितना है आपके पास में 5, क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 का 5 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 45, 5x प्लस 25, राइट। 25 क्या होगा ट्रांसफर इधर से आएगा, तो 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 5x, वेरी नाइस। तो कितना बचेगा आपका 20 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/5, कितना निकल के आ गया हमारे पास में, बताओ x की वैल्यू 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। अब आपको जो माध्य निकालना वो अंतिम तीन का, अंतिम तीन कौन कौन से हैं, ये तीनों हैं आपके अंतिम तीन, राइट। तो x प्लस 5, x की वैल्यू 4 में रखो तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 4 और 7 कितना हो गया 11, 4 और 10 कितना हो गया 14। इन तीनों का आपको माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो तीनों को ऐड करो, क्या होगा, देखें 14 और 1 15, 15 और 10 25, 25 और 9 कितना होगा 34 अपॉन कितने हैं आपके पद 3। तो आप देखें सबसे पहले तो 3 आना है, तो 3 तो सब में आ रहा है डिनोमिनेटर में। अब आप जानते हैं इसको कैसे करना होता है, तो 3 का 34 में बल दोगे तो 3 बन जा 3, कितना बचा, कुछ नहीं बचा 0, तो 3 का 4 में दिया तो 3 बन जा 3, कितना बचा रिमाइंडर 1, तो 11 and 1/3, दिस इज द आंसर। और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में बात आई। सबसे पहले हमने माध्य दिया गया था, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला लगा दिया, इसमें सभी सम टोटल कर दिया ऊपर, अपॉन ऑब्जर्वेशंस आपको 5 दिए गए थे, माध्य दिया गया था अर्थमेटिक मीन 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 का 5 में मल्टीप्लाई 45 आ जाएगा, ऊपर सम टोटल आ रहा है 5x प्लस 25 को ट्रांसफर किया, 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 इक्वल टू 5x, x की वैल्यू 4 आ गई। 4 को रखने पर जो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस आ रही है वो हमारी आ रही है 9 11 एंड 14, और हमने क्या निकाल दिया, इनका क्या निकाल दिया अर्थमेटिक मीन। जो हमारी एक कौन सी फ्रैक्शन आई हमारे पास में, इंप्रॉपर फ्रैक्शन, और इंप्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को, so hope so most of the students are scoring 10 out of 10 in the today's aptitude test, and the rest of students are left just behind those students, so there is no worry, but you have to keep on watching my videos and also solving this aptitude test on daily basis, and I am going to start this aptitude test from tomorrow in the early morning, right? So जल्दी से जागिए और जल्दी से एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं आफ्टरनून में करता हूँ या इवनिंग में करता हूँ, तो शायद बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन आ रही थी, कमेंट बॉक्स में मेरे पास में आ रहा था कि सर मॉर्निंग में करिए। ठीक है, तो कल से आपको मॉर्निंग में ये मिलेगा, याद रखेंगे जल्दी से, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे हम आपको 5 बजे मॉर्निंग में आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल रहेगा। ओके, जय हिंद।